तो गाइस आप लोगों का स्वागत है मेरी चैनल में। मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक न्यू मानुआ जिसका नाम है राइज फ्रॉम द रबल। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम जेट सिटी को देख पाते हैं, फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं जो यहाँ पर जेल में आया था उसके डैड के साथ बात करने के लिए, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उसके डैड को बोल रहा था कि डैड मैं 18 साल का हो चुका हूँ और मैं अब कोई बच्चा नहीं हूँ और आपने मुझे वादा किया था कि मैं जब 18 साल का हो जाऊंगा तब आप मुझे जेट सिटी में जो मॉन्स्टर ने हमला किया था उसके पीछे का सच आप मुझे बताओगे। इसलिए अब टाइम आ चुका है, आप मुझे बताइए क्योंकि मैं आपको बेगुनाह साबित करना चाहता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर 8 साल पहले क्या क्या हुआ था उसके बारे में बताने लगता है कि 8 साल पहले जब मॉन्स्टर ने हमला किया था तब ये इस सिटी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी थी और मेरे जो डैड थे वही अकेले थे जो उस चीज में बच गए थे। और गाइस यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर ने उसके डैड का नाम भी बताया था, जहाँ पर उसका डैड का नाम है जुओ हुई। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि कुछ दिन के बाद जब इन्वेस्टिगेशन किया गया और फिर सभी को बताया गया कि मेरे जो डैड हैं जुओ हुई वो इस सिटी से भाग गए थे जब मॉन्स्टर ने हमला किया था। और इसके साथ साथ ये भी बोला गया था कि तब मेरे डैड ने सिटी प्रोटेक्ट करने का जो काम था वो यहाँ पर छोड़ दिया था और इस बात को उन्होंने बहुत बड़ा क्राइम बताया था और फिर उनको मरने का सजा दिया गया था। मगर उन्होंने पास्ट में इस सिटी के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे जिस वजह से वो लोग डैड का मौत का जो सजा था उसको उन लोगों ने पीछे कर दिया था और 10 साल जेल में रहने का सजा दिया था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके डैड को बताने लगता है खुद के बारे में कि उसका डैड जब जेल गया था तब उसके साथ क्या क्या हुआ था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बताने लगता है कि जब वो स्कूल में गया था तब स्कूल से उसको बाहर निकाल दिया गया था और उसका टीचर उसको बोल रहा था कि तुम एक गद्दार के बेटे हो इसलिए हम तुम्हारा पढ़ने की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। फिर जब मैं जॉब ढूंढने गया था तब मेरा मजाक उड़ाया गया और फिर वो उस औरत के बारे में बताने लगता है कि वो कैसे उसका मजाक उड़ाया था। फिर उस औरत ने हमारे मेन कैरेक्टर को बोला था कि मैं अगर तुमको यहाँ पर काम करने के लिए रखूंगा तो मुझे नहीं लगता है कि मेरा जो बिजनेस है वो मैं खुला रख पाऊंगा। और उसके साथ साथ ये भी बोला था और जब से तुम यहाँ पर आए हो तब से मैं देख रहा हूँ कि कोई भी कस्टमर मेरे दुकान में नहीं आ रहा है। और इस बात को बोल के उस औरत ने खुद के दुकान से मुझे भगा दिया था। फिर वो बताने लगता है कि वो जब डॉक्टर के पास गया था ब्लड डोनेटिंग करने के लिए तब उसको डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हारे जैसे गद्दार के बेटे का खून हम नहीं ले सकते और इस बात को बोल के डॉक्टर ने भी मुझे बाहर निकाल दिया था। फिर हम प्रेजेंट में हमारे मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं जो उन बातों को उसके डैड को बोलने के बाद बहुत ज़्यादा सैड हो गया था और फिर कुछ देर के बाद बोल रहा था कि मैं आपकी वजह से इन बातों को सह गया और मैं उस दिन के लिए वेट कर रहा था कि मैं जिस दिन 18 साल का हो जाऊंगा और आपके साथ क्या क्या हुआ था के बारे में सुनूंगा और आपको मैं बेगुनाह साबित करूंगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर का डैड जुओ हुई पहले तो हमारे मेन कैरेक्टर के नाम से पुकारता है कि बेटे जू फैन तुम मेरे पीछे मत पड़ो क्योंकि मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है और ये साबित भी हो चुका है, इसलिए मैंने मान भी लिया है कि मैंने गुनाह किया है। इसलिए तुम इन बातों को भूल जाओ और यहाँ से चले जाओ एक नए शहर में जहाँ पे तुम तुम्हारा नाम बदल देना, तुम्हारा आइडेंटिटी बदल देना जिससे कि तुम बेटर लाइफ जी सको और मेरे बारे में भूल जाना और सभी को दिखावा करना कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ क्योंकि बेटे मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम तकलीफ में रहो मेरी वजह से। तो ये बात जब सुनता है हमारे मेन कैरेक्टर जू फैंग तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सामने किसी जगह में हाथ से मार के बोलने लगता है कि डैड मैं इन बातों को बिलीव नहीं करता हूँ कि आप उस तरीके का इंसान हो। और फिर उस बात को बोलने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जू फैंग वहाँ से निकल जाता है। उसको बाहर निकलता हुआ देख के एक पुलिस ऑफिसर बोलने लगता है दूसरी पुलिस ऑफिसर को कि वो बाहर निकल रहा है। तो इस बात को सुन के एक पुलिस ऑफिसर हमारे मेन कैरेक्टर जू फैंग को बुलाने लगता है, अबे गद्दार के बेटे इधर आना जरा। तो ये बात हमारा मेन कैरेक्टर जू फैंग सुन लेता है और फिर क्या ही कर सकता है वो चला आता है। फिर वो उन लोगों के पास आने के बाद बताने लगता है कि हाँ बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया है। तो यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर होता है वो यहाँ पर बोलने लगता है हमारे मेन कैरेक्टर जू फैंग को कि ऊपर से ऑर्डर आया है जो लोग यहाँ पर कैदी के साथ बातें करेंगे उन लोगों को 3 गुना पैसा देना होगा। मतलब कि तुम जो पैसे पहले देते थे उसका 3 गुना पैसा आपसे तुम्हें देना होगा, नहीं तो तुम तुम्हारे डैड से कभी भी बात नहीं कर पाओगे। तो ये बात जब जू फैंग सुनता है तो वो पहले जो पैसा देता था उसको 3 गुना करने से उसको पता चलता है कि वो पैसा यहाँ पर 10,000 के आसपास हो जाता है। इसलिए वो उस पुलिस ऑफिसर को बताने लगता है कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम मेरे डैड के साथ मिलना चाहूंगा तो मैं कैसे इतना पैसा इकट्ठा करूंगा। तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर हमारे मेन कैरेक्टर जू फैंग को बताने लगता है कि हमें नहीं पता है कि तुम नेक्स्ट टाइम क्या करोगे नहीं करोगे, मगर हम आज तुम्हें छोड़ रहे हैं, नहीं तो आज ही तुमको 10,000 देना पड़ता। मगर चलो तुमसे बहुत बात कर लिया है, अब तुम जा सकते हो। तो जू फैंग इस बात को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है
और फिर वो खुद के डैड के बारे में बताने लगता है कि मेरे जो डैड थे उन्होंने मुझे बताए थे कि वो खुद के कंट्री के लिए खुद का लाइफ भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तो ऐसे इंसान को वो लोग कैसे गद्दार मान सकते हैं। और इस बात को बोल के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो बोलने लगता है कि डैड, मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपको इनोसेंट साबित करूँगा और उन लोगों को दिखा दूंगा कि आप कोई गद्दार नहीं हो। फिर हम देख पाते हैं जू फेंग को, जो बाहर आ चुका था और रास्ते से जा रहा था। फिर वो एक जगह पर रुकने के बाद बोल रहा था कि जब मैं डैड के साथ मिलता था तब मुझे पहले तो 3000 करके देना पड़ता था फीस, बट आप 3 गुना कर दिया है, मगर अब मैं इतना पैसा कैसे इकट्ठा करूँगा। फिर वो कैसे पहले का पैसा इकट्ठा करता था उसके बारे में बताने लगता है कि पहले तो मैं स्टार वॉरियर रिजर्व हुआ था, फिर मैं पैसे के लिए सभी भाड़े की गिल्ड में काम करता था सालों तक, और उन लोगों के लिए मेरे लाइफ को भी मैं जोखिम में रखता था। फिर वो हाथ में जो पहना हुआ था उसको देखते हुए वो बोल रहा था कि एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए सभी कैटेगरी में 1 के ऊपर पॉइंट होना चाहिए, बट जो लोग स्टार वॉरियर होते हैं सरकारी, उन लोगों का पॉइंट 10 के ऊपर होता है। और गाइस यहाँ पर जो वो पहना हुआ होता है उसके बारे में भी हमें बताया जाता है। वहाँ पर लिखा होता है उसका मेंटल स्पिरिट 10 होता है, फिर उसका फिजिकल बॉडी 8 होता है और उसका स्ट्रेंथ यहाँ पर 8 होता है, फिर उसका एबिलिटी बताया जाता है जो यहाँ पर 16 होता है। फिर जू फेंग खुद का मेंटल स्पीड और एबिलिटी के बारे में बताने लगता है कि उसका मेंटल स्पीड यहाँ पर 10 और एबिलिटी 10 के ऊपर होने के कारण उसके स्पीड के साथ साथ उसका जो रिएक्शन स्पीड है वो भी थोड़ा बढ़ चुका है। फिर वो खुद के फिजिकल बॉडी के बारे में बताने लगता है कि उसका जो फिजिकल बॉडी है वो आधे साल से एक ही जगह में रुका हुआ है। फिर वो खुद के डैड के बारे में बताने लगता है कि अगर मुझे मेरे डैड को इनोसेंट साबित करना है तो मुझे इन्वेस्टिगेशन करते रहना होगा, बट डैड मुझे क्यों वो बात नहीं बताना चाहते मुझे मालूम नहीं है, मगर डैड आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि आपको मैं इनोसेंट प्रूव करूंगा और आपको जेल से बाहर भी निकालूंगा। फिर वो बताने लगता है कि मैं भाड़े में जिस गिल्ड में काम करता हूँ उस गिल्ड से मुझे जो पैसा मिलता है तो उस पैसे को मैं मेरे खाने और पीने का जो पैसा है वो खत्म करने के बाद मेरे पास सिर्फ 1000 पैसा ही रहता है। और गाइस ये भी पता चलता है कि वो पैसा उसको मंथ में मिलता है। तो गाइस इससे हमें मालूम चलता है कि जू फेंग जो है उसके डैड के साथ वो मिलता है मंथ में। फिर जू फेंग बोलने लगता है कि अगर मैं डैड के साथ मिलना चाहता हूँ तो मुझे आपसे 3 गुना पैसा कमाना होगा, मगर इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा। और इस बात को बोलने के बाद गले में जो लॉकेट था उसको पकड़ा हुआ था तो उसको फिर देखते हुए वो बताने लगता है कि ये जो लॉकेट है मेरे बर्थडे में मेरे मम्मी ने गिफ्ट किया था और उन्होंने मुझे बताया था कि ये लॉकेट स्टार फॉल के एक टुकड़े से बनाया गया है, और उन्होंने ये भी बताया था ये बहुत ही कीमती है और ये चीज सबको नहीं मिलता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जू फेंग खुद को बताने लगता है अगर मैं इसको बेचता हूँ तो मुझे बहुत सारा पैसा मिल सकता है। फिर वो खुद को मारने के बाद बोलने लगता है अरे नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, ये मुझे मेरे मम्मी ने दिया था और मेरे पास और कोई सामान नहीं है मम्मी का, इसलिए मैं नहीं बेच सकता। और इस बात को बोलने के बाद वो सोचने लगता है कि अगर कोई हाई लेवल का गिल्ड उसको भाड़े में ले लेता तो बहुत अच्छा होता। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है SCT मत्स्यनाड़ी गिल्ड को, जहाँ पर हम बहुत सारे लोगों को देख पाते हैं और उन लोगों के अंदर कोई यहाँ पर बोल रहा था कि अरे देखो उधर वही ट्रैश फिर से आया है। फिर जो लोग जिसको ट्रैश बोल रहे थे उसको हम देख पाते हैं तो हमें मालूम चलता है कि वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर जू फेंग को ऐसी बात बोल रहे थे और भी कुछ बोल रहे थे वो लोग। गिल्ड के अंदर जब हमारा मेन कैरेक्टर जा रहा था तब उसको कोई बोल रहा था कि तुम एक बहुत बड़ा ट्रैश हो और मैंने सुना था कि तुम 3 साल पहले ही तुम्हारे बॉडी को एवेकन कर लिया था, मगर अब देखो तुम कितने कमजोर हो गए हो और ओरियर रिवर में अभी भी अटके हुए हो। फिर कोई बोलने लगता है अरे मुझे लगता है कि ये ऐसे ही पूरी लाइफ रहने वाला है। फिर कोई बताता है कि इसके पापा ने हमारे कंट्री को धोखा दिया है इसलिए इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मगर गाइस हम हमारे मेन कैरेक्टर जू फेंग को देख पाते हैं जो कुछ भी नहीं बोलता है और उन बातों को इग्नोर करता है क्योंकि वो कोई लफड़े में नहीं पड़ना चाहता है, क्योंकि वो अगर उन लोगों को कोई बात अगर बोलता है या उनको मारता है तो वो खुद बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। इसलिए फिर हम गिल्ड के सुपरवाइजर रूम को देख पाते हैं जहाँ पर कोई बैठा हुआ होता है तो उसको कोई यहाँ पे बुलाने लगता है कि अंकल फैटी कैसे हैं आप। और फिर हमें पता चलता है कि वो हमारा मेन कैरेक्टर होता है। उस आदमी को अंकल फैटी बोल के बुला रहा होता है तो जू फेंग अंकल फैटी को बोल रहा होता है कि अंकल फैटी आप मेरी मदद करेंगे। और फिर वो बताने लगता है कि मुझे ना E-क्लास का कोई गिल्ड का मिशन का काम चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है अंकल फैटी जू फेंग के सर में मारते हुए बताने लगता है कि तुझे कितनी बार बोला है तुम मुझे कभी भी अंकल फैटी नहीं बुलाना, और तुम्हें मैंने बताया भी था कि तुम मुझे अंकल गाँव बुलाना, मगर आज तो तुम्हें मैं छोड़ रहा हूँ, मगर नेक्स्ट टाइम अगर तुमने मुझे बुलाया
तो मैं तुम्हें गिल्ड से ही निकाल दूंगा। फिर कुछ देर के बाद हम अंकल फैटी को देख पाते हैं, जो सिगरेट में आग लगाते हुए पहले तो बताने लगते हैं ई क्लास का गिल्ड मिशन। फिर वो बताने लगते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जू फैंग को, तुम्हारा पावर तो तुमने देखा है ना कितना कम है, मगर फिर भी तुम जाना चाहते हो। और तुम्हें ये बात तो याद होगा कि ई क्लास में बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर हैं, और अगर तुम वहाँ पर जाते हो तो उस बात को मैं बोलूँ तो तुम सुसाइड करने जा रहे हो। फिर अंकल गुओ यहाँ पर बताने लगता है कि तुम ए क्लास के मॉन्स्टर के साथ ठीक से फाइट ही नहीं कर पाते, मगर फिर भी तुम्हारा किस्मत बहुत ही अच्छा है कि तुम जितनी बार एफ क्लास के गिल्ड के साथ गए हो मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए, तुम वहाँ पर ना मर के वहाँ पर से जिंदा वापस आए हो। बट अगर मैं अब ई क्लास की बात करूं तो मैं तुमको यही बताऊंगा कि तुम्हारा जो लक है वहाँ पर काम ना भी कर सकता है, इसलिए मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ, वहाँ पर अगर तुम जाओगे तो तुम वहाँ पर मरने के सिवा और कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो जू फैंग बोलता है, अंकल गाओ को बोलता है कि मुझे पता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है, मगर फिर भी मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। तो अंकल गुओ जब ये बात सुनता है तो कुछ देर के लिए चुपचाप रहता है। फिर कोई पेपर निकाल के जू फैन को बोलता है कि मेरे पास एक ई क्लास का कमीशन पोस्ट है जो तुम ले सकते हो, और जो पार्टी है वो लोग सिर्फ स्काउट की भर्ती कर रहे हैं, और ये जो है ई रैंक का डंजन क्लियरिंग मिशन है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, और मैं तुमको यही बोलना चाहूँगा कि तुम खुद का ख्याल रखना। फिर अंकल गाओ जो पेपर होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को दे देता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर जू फैन उस पेपर को रीड करता है, तो उसको मालूम चलता है कि इसमें जो ई रैंक का जो मिशन है वो अगर कंप्लीट होता है तो उसको यहाँ पर $20,000 मिलेगा। तो ये देखने के बाद जू फैंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो इतना खुश होता है कि अंकल गाओ का पैर पकड़ के बोलने लगता है कि अंकल गाओ मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। तो अंकल गाओ ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है हमारे मेन कैरेक्टर जू फैंग के ऊपर। फिर अंकल गाओ जू फैंग के सर में मारता है, फिर उसको उठने को बोलता है, और उससे थोड़ा दूर जाने के बाद फिर बोलता है अंकल गाओ कि मैंने जो पार्टी का पेपर तुम्हें दिया है वो लोग मुझे थोड़ा अजीब लगा है, इसलिए तुम थोड़ा ध्यान से रहना। और यहीं पे हमारा वीडियो खत्म होता है, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।